जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है कीमत। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। सविता जी अपनी बड़ी बहू राखी से घर का पूरा काम करवाती थी और छोटी बहू दीपा घर का कोई भी काम नहीं करती। न ही उसे कभी भी सविता जी करने के लिए कहती थी, क्योंकि उनके घर में कमाने वाला बस इकलौता दीपा का ही पति था, यानी कि सविता जी का छोटा बेटा नीरज। बड़ा बेटा दीपक जाने कौन सी धुन में रहता था, उससे कोई भी नौकरी हो ही नहीं पाती थी। ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने नौकरी करता, फिर छोड़कर वापस आ जाता। राखी उसे जब भी लड़ झगड़ के नौकरी पर भेजती तो हर बार का बस उसका एक ही रोना था कि यह सब नौकरी मेरे बस की बात नहीं है, मैं बिजनेस करूंगा। और बिजनेस के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, न ही सविता जी देने के लिए तैयार थी, क्योंकि उन्हें दीपक पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उन्हें ऐसा लगता है कि बिजनेस के नाम पर यह सारा पैसा भी डुबाकर रख देगा। दीपक बिल्कुल ही निकम्मा हो गया था। बस उसे घर में बैठकर अच्छा खाने को मिल जाए, पूरे दिन बैठे बैठे टीवी देखेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा। बस यही था उसका डेली का रूटीन। उसके इसी निकम्मेपन की कीमत उसकी पत्नी राखी को चुकानी पड़ती थी। कहते भी हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यह कहावत भी सही है। सविता जी का छोटा बेटा नीरज, वह अच्छी नौकरी करता था, लेकिन पैसे खर्च करने के नाम पर वह सबका बाप था। कुछ भी हो जाए, अपनी जेब से 1 रुपया नहीं निकालता था। सविता जी को अपने छोटे बेटे नीरज के बारे में अच्छे से पता था कि वह जल्दी पैसे खर्च नहीं करना चाहता है, और सविता जी के पति खेती करके बस घर के खर्च निकाल लेते थे। सविता जी की 4 बेटियां थी, चारों ही अपने ससुराल में थी, लेकिन फिर भी साल में तीज त्योहार पड़ने पर बेटियों के यहाँ जाना पड़ता था। तब सीधी सी बात है, खाली हाथ तो जाना नहीं होगा, या जब बेटियां भी आए तो उनकी विदाई के लिए मिठाइयाँ, साड़ियाँ, उनके बच्चों के कपड़े, यह सब आखिर छोटा बेटा नीरज ही करता था। इसलिए सविता जी भी नीरज और उसकी पत्नी दीपा को बहुत ही मानती थी। उनके मन में हमेशा एक डर बना रहता था कि अगर दीपा को मैं खुश नहीं रखूंगी तो वह कभी भी नीरज को अपने बस में करके उनकी बेटियों को छुड़वा देगी। इसलिए मजबूरी कहें या लाचारी, सविता जी दीपा का बहुत ही ख्याल रखती थी। उसे कोई भी काम नहीं करने देती थी। उन्हें पता था बहू खुश है तो बेटा अपने आप ही खुश रहेगा। दीपा भी दिन रात अपने कमरे में बैठकर आराम करती, यहाँ तक कि नीरज ने उसके कमरे में एसी भी लगवा दिया था। पूरे घर में बस एक ही एसी लगा था, वह भी दीपा के ही कमरे में। बेचारी राखी, उससे तो किसी को कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि उसका पति जो निकम्मा था। उसका पति कुछ नहीं करता तो बदले में बेचारी पूरे घर में नौकर बनी रहती। 2 रोटी के चलते पूरे दिन घर में झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, यहाँ तक कि सबका खाना भी अकेले ही बनाती थी। कभी भी दीपा उसकी मदद के लिए नहीं आती, या आती भी थी तो सविता जी उसे धीरे से अपने कमरे में जाकर आराम करने के लिए कहती। एक दिन अचानक ही राखी के पैर में बहुत दर्द होने लगा, बिल्कुल खड़ा नहीं हो पा रही थी। इसलिए वह जाकर अपने कमरे में चुपचाप लेट गई, जिसके चलते खाने में लेट होने लगा तो दीपा खुद जाकर किचन में खाना बनाने लगी। सविता जी ने दीपा को खाना बनाते हुए देखा तो भागते हुए उसके पास आई और बोली, अरे बहू, तुम क्यों खाना बना रही हो? और बड़ी बहू कहाँ है? तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए एसी लगवाया है, ऐसे गर्मी में मरने के लिए नहीं। तुम जाकर आराम करो, मैं देखती हूँ बड़ी बहू को। कहते हुए वह दीपा को रसोई घर से बाहर कर देती है और खुद राखी के कमरे में जाकर उसे बेड पर लेटा हुआ देख कहती है, राखी, तुम लेटी क्यों हो? तुम्हें पता नहीं है खाने का टाइम हो गया है, खाना कब बनेगा? राखी ने धीरे से कहा, माँ जी, पता नहीं क्यों आज मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, बिल्कुल भी खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही है। हाँ तो दर्द हो रहा है तो दवाई खा लो, कि ऐसे सोए सोए तुम्हारा दर्द सही हो जाएगा। मिल गया तुम्हें एक बहाना। गजब के नखरे हैं भाई, तब से सोई पड़ी हो। अगर दवाई खा ली होती तो अब तक तो आराम हो गया होता। रुको, मैं तुम्हें अभी दवा ला कर देती हूँ। आज लेट ही सही, आधे घंटे में तुम्हें आराम हो जाएगा, फिर जाकर खाना बना लेना। कहते हुए सविता जी राखी को दर्द की दवाई दे दी। बेचारी राखी भी चुपचाप दवाई खाकर सो गई।
आधे घंटे बाद फिर से सविता जी आके उसे जगाते हुए कहने लगी, महारानी अब आराम मिल गया तो सोने लगी। बिल्कुल भी खाने की चिंता नहीं है। आज सब लोग भूखे ही रहेंगे क्या? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर एक दिन मेरी तबीयत खराब है तो क्या दीपा खाना नहीं बना सकती? अरे जवान तो देखो इसकी कितनी लंबी हो गई है। दीपा से तुम खुद की तुलना कर रही हो। कहाँ दीपा, कहाँ तुम? दीपा का पति कमाता है। वह उसके लिए एसी लगवाया है, इसलिए कि वह किचन में गर्मी में जाकर मरे, तुम सबके लिए खाना बना कर दे। अरे यह तो तुम्हारी किस्मत में है, वह भी तुम्हारे उस निकम्मे पति की वजह से। जाने शादी के बाद ऐसा क्या हो गया कि अच्छा खासा लड़का ऐसे निकम्मा होकर बैठ गया है। माँ जी, इसमें शादी के बाद वाली कौन सी बात है? जो निकम्मा होता है वह पहले से ही होता है। शादी के बाद तो लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां पड़ती है। लोग अपनी गृहस्थी के लिए और भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन जाने कौन सी परवरिश में पला है आपका बेटा, जिसे कुछ समझ में ही नहीं आता, और उसके इस निकम्मेपन की कीमत मुझे चुकानी पड़ती है। अच्छा, तुझे बड़ा दुख है। यहाँ पर बैठे बैठे खाए जा रही हो, ऊपर से दुख भी बता रही हो। रही दीपा की बात, तो उसका पति बाहर काम करता है और वह घर में करे। बाकी तुम महारानी बनकर आराम करोगी। दीपा बहू कुछ नहीं करेगी, खाना तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। चुपचाप से जाकर खाना बनाओ। एक ही माँ के दो बेटे, फिर भी इतना कैसे बदल सकती है माँ? लेकिन माँ का भी मतलब छुपा था दीपा और नीरज से। उन्हें पता था कि अगर वह उन दोनों को खुश नहीं रखेंगी और उन दोनों से काम करवाएंगी तो हो सकता है कल को नीरज उनकी बेटियों को ही ना पूछे, और बेटियां भी जब भी मायके आती तो दीपा के लिए 3-3 4-4 साड़ियां कपड़े लेकर आती। लेकिन वहीं राखी को एक मामूली सी साड़ी पकड़ा देती, क्योंकि उन्हें भी अच्छे से पता था कि दीपा ही उनके लिए सोने देने वाली मुर्गी है। राखी की इस घर में कोई भी औकात नहीं है, इसलिए बस एक नाम करने के लिए उसके लिए कुछ भी ला देती थी। राखी को यह सारी चीज पता थी, लेकिन फिर भी वह बेचारी अपनी किस्मत पर ही रोकर रह जाती। जब पति ही निकम्मा हो तो दूसरे से क्या ही आस लगाए। लेकिन आज तो राखी का धैर्य भी जवाब दे गया था। माँ जी का ऐसा बर्ताव, वह भी उस समय जब उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके पैरों में दर्द बना हुआ है। वैसी हालत में भी माँ जी बार बार उसे खाना बनाने के लिए कह रही हैं। आखिरकार दुखी होकर राखी अगले दिन सुबह सुबह ही अपनी माँ के घर चली जाती है। वह भी अपने पति से यह कहते हुए कि जब तक तुम एक अच्छी नौकरी ढूंढकर खुद नौकरी नहीं करने लगोगे और मेरी भी रहने की व्यवस्था नहीं करोगे, तब तक मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगी। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या जिंदगी भर एक निकम्मे का लेवल लगाकर घूमना चाहते हो। क्योंकि तुम घूम सकते हो, तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारी अपनी माँ है। लेकिन ना यह मेरा घर है और ना ही मेरी माँ है। जिस घर परिवार को मेरे सुख दुख से भी मतलब नहीं है, ऐसे परिवार के लिए मैं अपने आप को झोंक नहीं सकती। पहले तो सबको लगा कि राखी ऐसे ही नखरे कर रही है, वह 2-4 दिन में या 10 दिन में वापस आ ही जाएगी। लेकिन धीरे धीरे जब 2 महीने बीत गए और राखी ने आने का नाम ही नहीं लिया, तो हार करके दीपक को नौकरी की तलाश करनी ही पड़ी। और आखिरकार उसे दिल्ली में एक अच्छी नौकरी मिल भी जाती है। तनख्वाह भले ही कम थी, पर इतना तो था परिवार के खर्च आराम से निकल जाए। जब दीपक ने राखी को अपनी नौकरी की बात बताई और उसे वापस घर आने के लिए कहा, तो राखी ने साफ मना कर दिया कि अब मैं उस घर में नहीं आऊंगी, अब मैं सीधा तुम्हारे साथ दिल्ली आऊंगी। क्योंकि अगर मैं फिर से घर वापस चली गई तो तुम 2-4 महीने नौकरी करने के बाद दोबारा जाकर घर पर ही बैठ जाओगे और मेरी हालत जैसी थी वैसे ही रह जाएगी। इससे अच्छा है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो फिर तुम कहीं भाग भी नहीं पाओगे, और घर जाने की तो बात ही दूर है। अब मैं भी घर तभी जाऊंगी जब मुझे भी उस घर की बहू होने का दर्जा मिले, ना कि एक निकम्मे की पत्नी और एक नौकरानी का। जब उस घर में मुझे भी दीपा जितना मान सम्मान मिलेगा, तभी मैं उस घर में वापस जाऊंगी
और यह सब होगा तुम्हारी वजह से, तुम्हारी नौकरी की वजह से। इसलिए तुम्हें अब किसी भी कीमत पर नौकरी करनी ही करनी पड़ेगी। मैं पास में रहूंगी तो तुम्हें दाल रोटी की भी चिंता होगी। फिर तुम्हें समझ में आएगा कि असली इज्जत क्या होती है। अगले दिन ही राखी दिल्ली के लिए निकल पड़ती है और एक छोटे से ही कमरे में अपना आशियाना भी बना लेती है। वह खुश थी, छोटा ही सही, लेकिन वह इस घर की मालकिन थी, इस घर की नौकरानी नहीं। और अपने पति के ऊपर वह इतना चाप चढ़ाकर जरूर रखी थी कि वह चाहकर भी नौकरी छोड़ ना पाए और उसे दोबारा से उस नर्क में ना ले जाए। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।